सुप्रभात बच्चों। स्वर्णिका हिंदी व्याकरण में आपका पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वां पाठ क्रिया और काल। तो बच्चों, क्रिया के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे काल। तो आज मैं आपको काल के बारे में बताऊंगी। तो देखिए बच्चों, काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने होने का समय का बोध होता है, उस समय को ही काल कहते हैं। यानी कि क्रिया जो आप कार्य कर रहे हैं, यानी जो आप क्रिया कर रहे हैं, वो आप किस समय में कर रहे हैं। यानी कि आप वर्तमान समय में कर रहे हैं, भूत समय काल में कर रहे हैं, या भविष्यत काल में कर रहे हैं। तो समय क्या कहलाता है? हमारा काल। तो क्रिया को करने का समय काल कहलाता है। तो बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो पहले चित्र में क्या हो रहा है? मैं कल विद्यालय गया था। तो क्या है? ये क्रिया कब करी गई है? ये क्रिया करी गई है भूतकाल में, यानी कि मैं कल विद्यालय गया था। फिर है दूसरा चित्र है, माली पौधों में पानी दे रहा है। ये क्रिया कब करी जा रही है? वर्तमान काल में करी जा रही है, यानी कि अभी ये क्रिया चल रही है। तो क्या है ये? हमारा वर्तमान काल। तीसरा है, मीरा कल नृत्य करेगी। कब करेगी? वो कल करेगी। तो ये कौन सा है? हमारा भविष्यत काल, यानी कब क्रिया करेगी वो? भविष्यत काल में। जो कार्य हम बीते हुए समय में करते हैं वह भूतकाल में आता है। जो कार्य हम कर रहे हैं वह वर्तमान काल में आएगा, और जो कार्य हम आने वाले समय में करेंगे वह कार्य हमारा कब आएगा? भविष्यत काल में। अब देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय ज्ञात हो उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय पता चलता है, समय ज्ञात होता है, काल कहलाता है। यानी कि क्रिया आप किस समय में कर रहे हैं, आने वाले समय में कर रहे हैं, या फिर बीते हुए समय में कर रहे हैं, या फिर अभी आप उस क्रिया को कर रहे हैं, वर्तमान काल में कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका काल कहलाता है। अब कार्य के समय के आधार पर क्रिया के काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो देखिए, काल के भेद: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब हम देखते हैं भूतकाल। तो देखिए, भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसका बीते समय में होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हमने बीते हुए समय में करी वह भूतकाल के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण देखिएगा, कल विद्यालय बंद था। विद्यालय कब बंद था? कल बंद था, यानी कि बीते हुए समय में विद्यालय बंद था। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? भूतकाल के अंतर्गत। अब देखिए, भूतकाल के भेद देखते हैं हम। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल क्या होता है? तो बच्चों देखिए, सामान्य भूतकाल इस प्रकार के वाक्यों में कार्य होने की स्थिति का पता तो चलता है, परंतु यह पता नहीं चलता कि कार्य कब संपन्न हुआ है। यानी कि सामान्य भूतकाल के अंतर्गत यह तो पता चलता है हमें कि कार्य चल रहा है, या कार्य जो है आप उसको, जो कार्य आपने शुरू किया था भूतकाल में, वो आपका कार्य अभी चल रहा है या वो समाप्त हो गया, यह पता नहीं चल पाता। तो यह कार्य कब संपन्न हुआ ये आपको जब नहीं पता चलता, तो ये क्या है? हमारा सामान्य भूतकाल। कि आपने भूतकाल में क्रिया करी थी, आपको यह ज्ञात नहीं है कि वह क्रिया अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है, तो वह है आपका सामान्य भूतकाल। अब इसका उदाहरण देखिएगा। उदाहरण है, नेताजी ने भाषण
दिया। कब दिया? भूतकाल में उन्होंने भाषण दिया था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाषण वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो क्या है हमारा? सामान्य भूतकाल। माँ ने खाना बनाया। कब बनाया था? भूतकाल में बनाया था। तो कौन सा है हमारा? सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल। अब देखिए आसन्न भूतकाल क्या होता है? इस काल के वाक्यों में कार्य अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ, इसका पता चलता है। इस काल के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि जो भूतकाल में आपने क्रिया करना शुरू करी थी वह अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। उदाहरण में देखिए, माताजी फल लाई हैं। माताजी अभी अभी फल लेकर आई हैं, तो थोड़ी देर पहले उन्होंने ये क्रिया समाप्त करी है। तो क्या हमारा? आसन्न भूतकाल। हमने पुस्तक पढ़ी, यानी कि हम वो पुस्तक पढ़ चुके हैं। कब पढ़ी है? अभी अभी पढ़ी है, अभी हमने पढ़कर समाप्त की है। ये कार्य क्रिया हमारी समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी समाप्त हुई है। तो ये कौन सा है हमारा भूतकाल? आसन्न भूतकाल। फिर तीसरा हमारा आता है अपूर्ण भूतकाल। तो बच्चों, अपूर्ण से आपको ज्ञात हो रहा होगा, पता चल रहा होगा कि ये जहाँ पर कोई कार्य पूर्ण नहीं होता वहाँ अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब कार्य पूर्ण नहीं है, अपूर्ण का मतलब कार्य पूरा किया गया है। तो देखिए, अपूर्ण भूतकाल, इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया का अभी समाप्त ना होना अर्थात चलते रहने का बोध होता है। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, पहला उदाहरण, जतिन सुबह से पढ़ रहा है, यानी कि यह क्रिया भूतकाल में हुई है कि जतिन सुबह से पढ़ रहा है। पहला उदाहरण है, जतिन सुबह से पढ़ रहा था, यानी कि वह भूतकाल में क्रिया कर रहा था, लेकिन आपको यह ज्ञात नहीं है कि वह क्रिया अभी भी हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हमारा है अपूर्ण भूतकाल। फिर है, धोबी कपड़े धो रहा था। तो कौन सी क्या हो रहा है इसमें? धोबी कपड़े धो रहा है, क्रिया हमारी हो रही थी, लेकिन आपको यह ज्ञात नहीं है कि वह क्रिया अभी समाप्त हुई है या नहीं हुई है। तो हमारा कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल। फिर हमारा चौथा आता है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? जो क्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है वहाँ होता है पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया हमारी जो हमने भूतकाल में शुरू करी थी वह अभी अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। अपूर्ण भूतकाल में वह क्रिया हमारी समाप्त हो चुकी है। तो देखिए, इस काल के वाक्यों में क्रिया के बहुत पहले ही समाप्त होने या पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए, अमिताभ बच्चन ने दीवार फिल्म में काम किया था। ये क्रिया हमारी भूतकाल में शुरू करी थी और वह पूर्ण हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो हमारा है पूर्ण भूतकाल। दूसरा उदाहरण है, पिताजी ने यह साइकिल मेरे लिए खरीदी थी। तो ये क्रिया कब करी थी? उन्होंने भूतकाल में करी थी और ये हमारी क्रिया यहीं समाप्त हो गई थी। तो हमारा पूर्ण भूतकाल है। फिर हमारा पांचवा आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में संदेह किया जाता है। संदिग्ध का अर्थ होता है बच्चों संदेह करना। अब देखिए, इस काल के वाक्यों में कार्य के समाप्त होने या ना होने के विषय में संदेह या अनिश्चय होता है। उन वाक्यों में मुख्य क्रिया भूतकाल में और सहायक क्रिया भविष्यत काल में होती है। जैसे उदाहरण देखिए, पहला है, उसने खाना खा लिया होगा। आपको संदेह है, इसमें संदिग्ध है कि ये क्रिया आपने जो हुई थी वह अभी समाप्त हुई है या नहीं हुई है। तो कौन सा हमारा संदिग्ध भूतकाल? दूसरा है, चित्रकार ने चित्र बना लिया होगा। भूतकाल में जो क्रिया चित्रकार कर रहा था, चित्र बना रहा था, वह अभी संदेह है उसमें कि वह क्रिया अभी समाप्त हुई है या नहीं हुई है। तो कौन से काल है हमारा? संदिग्ध भूतकाल। फिर हमारा आता है छठा हेतु हेतु मद भूतकाल। इस काल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो देखिए, इस काल के वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे पहला उदाहरण, यदि तुम ना मिलते तो मैं रास्ता ना ढूंढ पाता।
इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि अगर तुम ना मिलते तो मैं रास्ता ढूंढ ना पाता। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, मैं पास ना होता यदि मैं पढ़ा ना होता। अगर वो पढ़ा नहीं होता तो वो पास नहीं होता। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा भूतकाल है? हेतु हेतु मत भूतकाल। अब आते हैं हम अपने वर्तमान काल पर। तो देखिए दूसरा है हमारा काल वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? जो क्रिया आप कर रहे हैं वह किस में कर रहे हैं? वर्तमान काल में। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे पहला है सूर्य दिन में निकलता है, तो कौन सा काल है हमारा? वर्तमान काल। दूसरा उदाहरण है किसान खेतों में काम कर रहे हैं, तो जो क्रिया कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं, करी जा रही है क्रिया, वो सब क्रियाएं हमारी किस में आती है? वर्तमान काल में। अब देखिए वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तकाल का क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कर्ता द्वारा किए गए कार्य का वर्तमान काल में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि कर्ता जो क्रिया कर रहा है वह वर्तमान काल में कर रहा है। कर्ता द्वारा करी गई क्रिया वर्तमान काल में है तो वह हमारा सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। देखिए उदाहरण, दीदी मुझे पढ़ाती हैं, ये क्रिया करी जाती है तो ये हमारी सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है हम बगीचे में टहल रहे हैं, तो ये हमारा सामान्य वर्तमान काल। दूसरा आता है हमारा वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ आपको बताया गया था, संदेह करना। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त होने या ना होने के बारे में संदेह या अनिश्चय होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, जो क्रिया आप कर रहे हैं, वह क्रिया समाप्त हुई है या नहीं हुई है इसका आपको संदेह है, तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। उदाहरण देखिए, शायद फिल्म शुरू हो गई है, मतलब आप फिल्म देख गए हैं और आपको यह ज्ञात नहीं है कि फिल्म अभी शुरू हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पर क्या है हमारा? संदेह किया जा रहा है, तो संदिग्ध वर्तमान काल। फिर है शायद वे चले गए हैं, तो यहाँ पर आप संदेह कर रहे हैं कि वे चले गए हैं या नहीं गए हैं, तो यहाँ पर भी आप संदेह कर रहे हैं, तो क्या है हमारा? संदिग्ध वर्तमान काल। अब तीसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता हो कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। मतलब अपूर्ण का मतलब जो क्रिया आप कर रहे हैं वह अभी समाप्त हुई है या नहीं हुई है ये आपको ज्ञात नहीं है, तो वहाँ पर होता है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। उदाहरण देखिए, दादाजी भोजन कर रहे हैं। तो उदाहरण देखिए, पहला है दादाजी भोजन कर रहे हैं, तो यह क्रिया करी जा रही है लेकिन यह अभी समाप्त नहीं हुई है, तो यह हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा है चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, ये क्रिया करी जा रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है, तो यह है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अब आते हैं हम तीसरे काल पर, भविष्यत काल। तो भविष्यत काल क्या है? यानी कि जो क्रिया आप आने वाले समय में करेंगे वह किसके अंतर्गत आएगी? भविष्यत काल के। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह भविष्यत काल कहलाता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे
पहला है वह पिकनिक जाएगा, यानी कि वह अभी गया नहीं है, वह पिकनिक पर जाएगा। तो हमारा कौन सा काल है? भविष्यत काल। दूसरा है तुम क्रिकेट खेलोगे, यानी कि कब खेलेंगे? आने वाले समय में खेलेंगे। तो क्या है? भविष्यत काल। अब देखिए भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा हेतु मद भविष्यत काल। अब सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि जो कार्य आप आने वाले समय में सामान्य रूप से करेंगे वह काल सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। उदाहरण देखिए, कल से विद्यालय शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में यानी भविष्यत काल में विद्यालय शुरू हो जाएगा। तो कौन सा? हमारा सामान्य भविष्यत काल। फिर दूसरा उदाहरण है माली पौधे लगा देगा। भविष्यत काल में लगाएगा, आने वाले समय लगाएगा माली। तो कौन सा है हमारा? सामान्य भविष्यत काल। फिर दूसरा आता है संभाव्य। संभाव्य का अर्थ होता है बच्चों संभावना। तो यहाँ पर संभावना की जाती है। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने या करने की संभावना होती है वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। यानी कि जो क्रिया आने वाले समय में करी जाएगी उसकी संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। उदाहरण देखिए, पहला है संभव है इस वर्ष वर्षा अधिक हो। तो यहाँ पर क्या है? संभावना करी जा रही है कि शायद इस वर्ष वर्षा अधिक हो। तो कौन सा है हमारा? संभाव्य भविष्यत काल। दूसरा उदाहरण है शायद कल पत्र आ जाए। तो यहाँ पर भी संभावना की जा रही है कि शायद कल पत्र आ जाए। तो कौन सा काल है हमारा? संभाव्य भविष्यत काल। तीसरा है हेतु मद भविष्यत काल। अब इसमें भी देखिए, जब भविष्यत में यानी कि जब भविष्य में होने वाली किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। देखिए इसमें भी क्या होता है? एक क्रिया दूसरी वाली क्रिया पर निर्भर होती है। तो वहां पर हेतु मद भविष्यत काल होता है। उदाहरण देखिए, यदि छुट्टियां हो गई तो मैं अवश्य जाऊंगा। पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि अगर छुट्टियां हुई तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो क्या है हमारा? हेतु मद भूतकाल, क्योंकि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। दूसरा है यदि मैं वहां गया तो घूमकर अवश्य आऊंगा। तो इसमें क्या है? अगर वह गया तभी तो घूमकर आएगा। तो एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, आश्रित है। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा? हेतु मद भविष्यत काल। तो बच्चों जहाँ पर एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है वहां पर हेतु मद भविष्यत काल होता है। तो अब बच्चों आप लोग काल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद करिए। धन्यवाद। तो बच्चों ये था हमारा हिंदी व्याकरण में 10वां पाठ क्रिया और काल। उम्मीद करती हूँ आपको क्रिया और काल दोनों के विषय में अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अब आप बच्चों इसे बहुत अच्छी तरह से याद करिए, बार बार इसका अभ्यास करिए। धन्यवाद।